गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग दिस इज़ अंकिता अरोरा बैक विद क्लास 11th LMR सेशंस। अभी हमने जस्ट इसका प्रीवियस वीडियो जो देखा था वो प्रीवियस वीडियो में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो। नहीं देखा बिल्कुल जाके देखो। In that video I have already told you the definitions, जो important concept हैं या फिर important टर्मिनोलॉजी है दैट वी यूज़ इन अकाउंट्स। नहीं देखा तो पहले जाके देखो। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि वहाँ पे हम ऑलरेडी जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो जो चीज़ें क्या है इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, हमारे अकाउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, आई हैव ऑलरेडी मैंशनड ओवर देयर, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ओवर देयर। उस वीडियो में मैंने आपको कहा था। अब इसके बाद हम जंप करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। मैम व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग? प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का मतलब हम बहुत ही नॉमिनल और एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। When you go to school, जब आप स्कूल में जाते हो, एक चीज़ बताओ, इज़ इट पॉसिबल, या फिर ऐसा बोला जाता है कि अगर आप स्कूल जा रहे हो तो जैसी ड्रेस पहनिए, जिसको जौन सी ड्रेस पहनी है वो पहन के आओ, जिसको जैसी कॉपी लेके आनी है वो कॉपी भी वैसी लेके आएगा, जिसको जो बुक लेके आनी है 11th क्लास के लिए वो लेके आ जाए, जिसको TS ग्रेवाल लेनी है वो TS ग्रेवाल ले लो, जिसको SD शर्मा लेनी है वो SD ले लो, जिसको जो बुक लेनी है वो ले लो। ऐसा नहीं होता है, जनरली ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको स्कूल वाले बिल्कुल बोलते हैं कि आपको ये बुक लेके आनी है, आपको स्कूल यूनिफॉर्म में आना है, आपको इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे लंच होगा, इस टाइम पे आपको ऑफ मिलेगा, इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। मतलब रूल्स रूल्स रूल्स। ये रूल्स क्यों है मैम? ये क्यों है? अच्छा, अगर रूल्स नहीं होते तो एक चीज़ बताओ क्या होता? ऐसा होता कि हम हमारी मर्ज़ी से स्कूल जा रहे हैं 9 बजे क्योंकि नींद लेट खुलती है। जो अर्ली बर्ड्स हैं वो बिल्कुल टाइम से स्कूल पहुंच जाते हैं। जिसको स्कूल जाने की इच्छा ही नहीं वो बिल्कुल क्या करेगा, लास्ट के पीरियड में पहुंचेगा कि 1 घंटा जाके एटलीस्ट अटेंडेंस लगा रहा हूँ। उसके बाद अगर बोल दिया कि यूनिफॉर्म कंपलसरी नहीं है तो रंग बिरंगा कार्यक्रम चालू हो जाएगा। यहाँ पे हर इंसान अपने अकॉर्डिंग आएगा, कोई बहुत फैशनेबल, कोई बहुत सिंपल, कोई बहुत रिच है तो उसके ब्रांडेड क्लॉथ्स होंगे, कोई नॉर्मल में आएगा तो डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ें होंगी। इक्वालिटी नहीं रहेगी, इक्वालिटी नहीं रहेगी। तो ब्रिंग द इक्वालिटी, टू ब्रिंग द इक्वालिटी वहाँ भी कुछ रूल्स चलते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। सो देयरफॉर अकाउंट्स में भी प्रिंसिपल है, अकाउंट्स में भी प्रिंसिपल है, और वही लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होता है। क्यों है ये प्रिंसिपल? टू ब्रिंग द इक्वालिटी, यूनिफॉर्मिटी। प्रिंसिपल इसलिए हैं ताकि आप इक्वालिटी यूनिफॉर्मिटी ला सके। किस में इक्वालिटी यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं? आप इक्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं अपने अकाउंटिंग करने के तरीके में। जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो, जो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो, जिसमें आप लिखते हो सारे एक्सपेंस, जिसमें आप लिखते हो सारे इनकम, तो उन एक्सपेंसेस में, उन इनकम में लिखने के तरीके में होनी चाहिए सिमिलैरिटी। मतलब कोई लिख रहा है रेंट की इनकम एज ए डायरेक्ट इनकम, कोई लिख रहा है रेंट की इनकम इनडायरेक्ट तरीके से, कोई क्या कर रहा है, जब तक सेल नहीं हुआ, जब तक क्रेडिट सेल नहीं समझते ना आप, क्रेडिट सेल मैं आपको पहले समझाती हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने किसी को उधार पे दे दिया सामान, मैंने कहा ये ले सामान ले और मुझे पैसे 2 महीने बाद दे देना, और इसको दिया है कैश पे कि ये लो सामान, अभी पैसा दो तभी तुम यहाँ पे क्या करोगे, ये सामान लेके जाओगे। तो क्या हुआ, एक जगह कैश आ गया, एक जगह कैश आने वाला है। अब कोई तो क्या कर रहा है, जब तक कैश नहीं आएगा मैं कैसे मान लूँ कि मेरे को इनकम हो गई? जब तक कैश नहीं आएगा मैं कैसे मान लूँ इनकम हो गई? गुड्स तो गया, पैसा तो आया नहीं। और कोई बोलेगा कि अभी आ जाएगा, एक होगा बिल्कुल पॉजिटिव, मैंने गुड्स दिए पैसा आ जाएगा, वो अभी के भी सेल्स लिख लेगा। कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई पैसिमिस्टिक है तो बिल्कुल क्या करेगा,
नहीं रिकॉर्ड करेगा, ऑप्टिमिस्टिक है तो वो बिल्कुल रिकॉर्ड करके रख देगा। तो यहाँ तो लोगों की मेंटेलिटी के हिसाब से, सोच के हिसाब से आपके अकाउंट्स अलग अलग होना चालू हो जाएंगे। अकाउंट्स क्या होना चालू हो जाएंगे, लिखने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। और जब लिखने का तरीका अलग अलग हो जाएगा तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? मुझे देखना है बिरला अच्छा काम कर रही है, सीमेंट इंडस्ट्री है, मुझे देखना है बिरला अच्छा काम कर रही है कि एल&टी अच्छा काम कर रहा है। बिरला अच्छा काम कर रहा है या फिर हमारा दूसरा कंपनी अंबुजा अच्छा काम कर रहा है, मुझे ये देखना है। अब ये अकाउंट्स मेंटेन करता है अलग तरीके से, ये अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है अलग तरीके से। मैं कंपेयर कैसे करूँ कि कौन सी कंपनी अच्छी है? कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। एंड इन ऑर्डर टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द इक्वालिटी, in order to make ease of comparison, in order to make the ease of comparison, some accounting principles are introduced ताकि क्या हो, एक जैसी अकाउंटिंग चले। अगर ये रेंट को इनडायरेक्ट इनकम मानता है तो इसे भी इनडायरेक्ट मानना है, इसे भी मानना है, इसे भी मानना है, इसे भी मानना है, सबको इनडायरेक्ट मानना होगा। मतलब एक रूल सबको फॉलो करना, एक प्रिंसिपल सबको फॉलो करना है। और जहाँ ये चीज़ें हो गई तो इसीलिए बोल रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होना ज़रूरी है। इसलिए क्या बोला है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल होना ज़रूरी है। इफ़ यू नो एंड इफ़ यू डोंट नो, नाउ गेट टू नो दिस। गवर्नमेंट भी बड़े बड़े जो एंटरप्राइज हैं, जो छोटे छोटे एंटरप्राइज हैं, सबके अकाउंट्स मंगवाती है। बैंक आपके अकाउंट्स मंगवाता है। आप बैंक में चले गए, चलिए मैं बैंक में जाके बोल रही हूँ, बैंक मुझे क्या चाहिए, लोन चाहिए। बैंक क्या बोलेगी, अरे आइए आइए बैठिए, आपको लोन चाहिए, कितने का चाहिए? हमने कहा हमको सिर्फ आप 15 लाख का लोन दे दो। तो वो क्या बोलेंगे, अरे आइए आइए बैठिए, हम आपको 15 लाख का लोन दे देते हैं। क्या ऐसा होगा? ऑब्वियसली नो। बैंक होगी, बैंक भी क्या करेगी, सबसे पहले आपके फाइनेंशियल्स चेक करेगी। फाइनेंशियल्स चेक करके ये देखेगी कि आज मैंने अगर आपको 15 लाख रुपए दे दिए तो क्या आपकी इतनी वर्थ है कि यू विल रिटर्न दैट 15 लाख रुपीज़। तो वो कैसे देखेगी, वो देखेगी जो आपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं कि आप इतना सेल करते हो, इतना परचेस करते हो, इतना इनकम होता है, इतना एक्सपेंस होता है, इतना प्रॉफिट है। अगर बैंक को दिखा कि बहुत प्रॉफिट है, बहुत सेल्स है, तब जाके वो आपको वो 15 लाख रुपीज़ देगी। मतलब आपके अकाउंट्स यूज़ किए जा रहे हैं। आपके अकाउंट्स को बैंक क्या करती है, यूज़ करती है। इसका मतलब अगर मैं हूँ, सपोज़ करो अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस दुनिया में नहीं होते तो मैंने अपने हिसाब से अकाउंट्स बनाए, सामने वाले ने अपने हिसाब से बनाए, तीसरे ने अपने हिसाब से बनाए। ये बेचारी बैंक जो है वो समझेगी कैसे कि एक्चुअल में क्या है, क्योंकि हेर फेर भी कर सकता है इंसान इसमें। तो इसीलिए चाहे बैंक यूज़ कर रही हो, गवर्नमेंट भी आपके अकाउंट्स यूज़ करती है। जब रिटर्न नाम की चीज़ आपने पता नहीं सुनी है कि नहीं, जीएसटी के रिटर्न सबमिट करो, इनकम टैक्स के रिटर्न सबमिट करो। ये रिटर्न्स में आपसे आपकी इनकम का ही ब्यौरा मांगा जाता है। जीएसटी के रिटर्न में आपके सेल्स का ब्यौरा मांगा जाता है। गवर्नमेंट आपकी चीज़ों को यूज़ कर रही है ये देखने के लिए आपको कितना टैक्स पे करना है। तो मतलब अगर यहाँ भी यूनिफॉर्मिटी नहीं आई तो कोई किस हिसाब से सेल्स बताएगा, कोई किसी हिसाब से क्या करेगा, इनकम बताएगा। Therefore there are accounting principles। अब ये accounting principles कितने हैं? ये accounting principles 9 है, 9 accounting principles है। और जब आप पूरा accounts बनाते हो, जब आप पूरा account बनाते हो, मतलब अपना बही खाता जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, जब आप ये अकाउंट्स बना रहे हो तो लेट मी टेल यू दैट देयर आर 3 assumptions while making अकाउंट्स। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो 3 assumptions लेके चलते हो। देखना आपको लॉजिकली लगेगा, हाँ सच में हमने कभी सोचा नहीं, बट ये सारी चीज़ें तो हम रियल लाइफ में करते हैं। 3 बेसिक assumption while making the accounts, 3 बेसिक assumption जो हम करने जा रहे हैं अकाउंट्स बनाते वक्त। अब वो कौन से हैं? सबसे पहले
गोइंग कंसर्न, मैम ये क्या बोल रहे हो? गोइंग कंसर्न मैम समझ नहीं आ रहा, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? देर आर 3 फंडामेंटल अजम्पशंस इन अकाउंट, देर आर 3 फंडामेंटल अजम्पशंस इन अकाउंट, जिसमें से पहला आता है हमारा गोइंग कंसर्न, जिसमें पहला हमारा आता है गोइंग कंसर्न। मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ कि मुझे क्या करना है, मुझे एक काम करना चाहिए, मुझे टीचिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए और मुझे मेरा खुद की क्लासेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। टीचिंग स्टार्ट करनी, खुद की क्लासेस स्टार्ट करनी, सही बात है। मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो भैया खुद की क्या करते हैं, क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक चीज़ बताओ, जब हम ये ख्याल लेके आ रहे हैं, ये जो हमारे ख्याली पुलाव चल रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा सोचूंगी बस 1 महीने क्लासेस चलाती हूँ उसके बाद सब ठीक है, 2 महीने चला लेती हूँ, बस 3 महीने? हम एटर्नी तक सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि चलो सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास चालू करते हैं, अच्छा रिस्पांस आएगा, स्टूडेंट ज़्यादा आएंगे तो ये हॉल को और बड़ा कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे। फिर जब ये भी अच्छा हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ ब्रांचेस यहाँ पे इंदौर में ही हम क्या कर लेंगे, ब्रांचेस खोल लेंगे। फिर जब हमने ब्रांचेस खोल ली उसके बाद भी अच्छा चल रहा है तो हम फिर क्या करेंगे, हमारी क्लासेस की फ्रेंचाइजी दे देंगे। फ्रेंचाइजी देने से क्या होगा, इंदौर ही नहीं, भोपाल में या फिर आप बोलो बाहर, पुणे, महाराष्ट्र, हर जगह क्या हो जाएगी, हमारी क्लासेस स्टेब्लिश हो जाएंगी। तो ये क्या सोच रहे हो आप लंबी रेस का घोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, लंबी रेस का घोड़ा बन रहे हो, मतलब लॉन्ग टर्म की सोच है। सोच कैसी है, लॉन्ग टर्म की सोच है, लॉन्ग टर्म की सोच है। इसका मतलब यू आर हैविंग अ थॉट ऑफ गोइंग कंसर्न। जो आपका कंसर्न है, कंसर्न मतलब वो चिंता वाला कंसर्न नहीं, यहाँ पे कंसर्न हम बोल रहे हैं हमारे एंटरप्राइज को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लंबे समय तक चलेगा, ऐसी सोच रख के ही आप कोई आइडिया रखते हो। एम आई राइट और रॉन्ग कि जब भी आप सोच रहे हो किसी बिजनेस के बारे में तो आप लंबे समय का उसका सोचते हो कि इतना इतना ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लॉन्ग टर्म तक चल रहा है। सोच लंबे समय की जा रही है, दैट इज गोइंग कंसर्न। क्या ये फंडामेंटल अजम्पशन सही है? बिल्कुल सही है मैम। कभी भी हम हमारे बिजनेस की जो लाइफ है, अब ये कीवर्ड्स है, कीवर्ड समझो। लाइफ ऑफ बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉर इनडेफिनेट लाइफ टाइम। हम मानते हैं हमारा बिजनेस इनडेफिनेट लाइफ टाइम तक चलेगा। हम उसे 1-2 महीने का, 4 महीने का, 4 साल का मान के नहीं चलते। हम सोचते हैं कि लंबे टाइम तक हमारा बिजनेस चलने वाला है। दैट इज द फर्स्ट अकाउंटिंग अजम्पशन। गोइंग कंसर्न का पहला अजम्पशन क्या है? गोइंग कंसर्न हमारा खुद का फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस का पहला हो गया गोइंग कंसर्न, इनडेफिनेट लाइफ टाइम। तो फर्स्ट फंडामेंटल अजम्पशन, फर्स्ट गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? लाइफ ऑफ बिजनेस इज इनडेफिनिट। बिजनेस की लाइफ इनडेफिनिट है, पहला हुआ। सेकंड कंसिस्टेंसी एंड थर्ड इज अक्रूवल। दूसरा है तीसरा अक्रूवल। मैम ये क्या है? गोइंग कंसर्न तो मैम हमें समझ में आ गया कि हम भी जब भी कोई बिजनेस सोचते हैं, दिमाग में भी सोचते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि लंबे टाइम तक बिजनेस चलेगा, जिसको हमने अकाउंट्स में गोइंग कंसर्न नाम दे दिया। ये तो मैम जनरल सी बात है, बहुत कॉमन है। दूसरा आता है कंसिस्टेंसी। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है हमारा कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी का मतलब एक जैसी अप्रोच फॉलो करना। कंसिस्टेंसी का मतलब एक जैसी अप्रोच फॉलो करना। अब व्हाट डू यू मीन बाय एक जैसी अप्रोच को फॉलो करना? व्हाट डू यू मीन बाय एक जैसी अप्रोच को फॉलो करना? सपोज करो हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल कैसे लेते हैं हम, हाँ समझ में आया। दवाइयाँ बनती है, मेडिसिन बनती है। यस मैम, मेडिसिन बनती है। एक बात बताओ, जब फर्स्ट मेडिसिन बनी, फर्स्ट मेडिसिन जब सक्सेसफुल हुई
जब फर्स्ट मेडिसिन बनी, फर्स्ट मेडिसिन जब क्या हुई, सक्सेसफुल हुई, तो उसका एक हमने फॉर्मूला क्या कर लिया, बुक करवा लिया। फार्मूला का क्या करवा लिया हमने, पेटेंट ले लिया। फार्मूला के आई डोंट नो आप लोग को कितना पता है, जो फार्मूले से मेडिसिन बनती हैं वो सक्सेसफुल होती हैं, तो कंपनी उनका पेटेंट बुक करवा लेती है, मतलब उस फार्मूले को उस कंपनी के अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकता। अब ये जो फॉर्मूला है, इसमें क्या है, जो भी केमिकल डलते हैं, एक डलता है 10%, एक 20%, तीसरा केमिकल 30% और चौथा 40% ऐसे डलता है। तो फर्स्ट 10% डल रहा है, सेकंड 20%, थर्ड 30%, फोर्थ 40% डल रहा है। हर बार अब वो मेडिसिन जब बनेगी, हर बार जब वो मेडिसिन बनेगी, तो उसमें जो रेशियो है इस केमिकल का, जो रेशियो है इस केमिकल का, वो सेम रहेगा। हर बार जब वो क्या बनेगी, हर बार जब ये मेडिसिन बनेगी, ये मेडिसिन में जो रेशियो होगा इस रॉ मटेरियल का, ये केमिकल का, दैट वुड बी सेम। कभी ऐसा नहीं होगा, चलो अब फर्स्ट वाला क्या कर लेते हैं हम, फर्स्ट वाले को 10% की जगह 20 कर लेते हैं, थर्ड को क्या करते हैं 10% कर लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हर बात एक कंसिस्टेंट अप्रोच फॉलो होगी। क्यों कंसिस्टेंट? क्योंकि हर चीज़ की जो अमाउंट है, मेज़र है, वो परफेक्ट होना ज़रूरी है, नहीं तो हो सकता है कुछ डिसएडवांटेज कर दे, कुछ हार्म कर दे हेल्थ को, होता है। उसी तरह अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंट्स में आप एक अप्रोच से जब अकाउंट बना रहे हो, क्योंकि अकाउंट बनाने के 2 तरीके होते हैं, अकाउंट्स बनाने के 2 तरीके होते हैं, उसको ध्यान से समझना। अकाउंटिंग करने के 2 तरीके होते हैं, अकाउंटिंग करने के 2 तरीके होते हैं। अब वो 2 तरीके कौन से हैं, अच्छे से समझो। फर्स्ट, कैश बेसिस, सेकेंड अक्रूअल बेसिस। एक होता है कैश बेसिस और एक होता है आपका अक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस क्या बोलता है, बहुत ध्यान से, कैश बेसिस क्या बोलता है, जब जब बिजनेस में कैश आएगा, जब जब बिजनेस में कैश आएगा, तब तक अपने अकाउंट्स में क्या करना, इसकी एंट्री करना। जब जब बिजनेस में कैश आएगा, तब तक अकाउंट्स में इसकी क्या करना, एंट्री करना। कैश नहीं आया, एंट्री नहीं करेंगे, कैश नहीं आया, एंट्री नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला कि जब जब बिजनेस में कैश आएगा तब तक रिकॉर्ड करना, कैश नहीं, एंट्री नहीं। एंट्री कब नहीं, कैश नहीं आया, एंट्री नहीं आया, मतलब कैश का इनफ्लो तब एंट्री होगी, कैश का आउटफ्लो हुआ तब एंट्री होगी। कैश का इनफ्लो होने पे एंट्री होगी, कैश का आउटफ्लो होने पे एंट्री होगी। क्या ये समझ में आया? ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। मतलब कैश की आवक, कैश की जावक देख के ही वो क्या करेगा, कोई एंट्री करेगा, अदरवाइज एंट्री नहीं करेगा। मैम इसका मतलब हम वैसे समझ तो नहीं पाए, इतना लॉजिक हम इतना डिटेल सोच तो नहीं पाए कि अगर कैश बेसिस है, इसका मतलब अगर मैं उधार पे कोई सामान खरीद के लाऊं या उधार पे कोई सामान बेचूं तो उसकी एंट्री तो रिकॉर्ड ही नहीं होगी। एग्जैक्टली जब तक आपने कैश दिया नहीं, एंट्री नहीं, जब तक आपने कैश लिया नहीं, एंट्री नहीं, ये बोलता है कैश बेसिस। अब इसका मतलब एक चीज़ बताओ आप, बहुत सारे लोगों को अभी आपको पैसा देना बचा है, बहुत सारे लोगों को आपको अभी पैसा देना बचा है, क्योंकि आप तो बस कैश आता है तो लिख लेते हो, कैश जाता है तो लिख लेते हो। आपने 1 करोड़ रुपए का सामान उधार पे ले रखा है, वो आपने लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम तो कैश बेसिस फॉलो करते हैं। और कितने सारे लोगों से को हमने उधार पे क्या दिया है, सामान बेचा है, जिसको हमने अभी तक लिखा ही नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि हम कैश फॉलो करते हैं। तो एक चीज़ बताओ, सबसे पहले देयर इज़ अ लिमिटेशन, देयर इज़ व्हाट, अ लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन मेमोरी। ह्यूमन मेमोरी का एक लिमिटेशन है। आपने इतने लोगों को क्या किया, उधार पे सामान बेच दिया, इन लोगों से उधार पे सामान ले लिया, आप लिखोगे नहीं तो एग्जैक्ट अकाउंटिंग तो वह है ही नहीं। कैश बेसिस का ड्रॉबैक बता रही हूँ, कैश बेसिस का ड्रॉबैक है, एग्जैक्ट अकाउंटिंग नहीं है। पर कैश बेसिस कुछ जगहों पे सूटेबल है, उन जगहों पे जहाँ पे डोनेशन से काम होता है, क्योंकि डोनेशन आ रहा है, लिख लो, डोनेशन से आपने जो जो पैसा लगाया, डोनेशन आने के बाद जो जो पैसा लगाया, मतलब चैरिटी वाली जगहों पे कैश बेसिस ही सूटेबल होता है। चैरिटी वाली जगहों पे कैश बेसिस सूटेबल होता है, बिजनेस में कैश बेसिस सूटेबल नहीं है। पर फिर भी अकाउंट्स बनाने के 2 तरीके होते हैं, कैश होता है और अक्रूअल। अक्रूअल बोलता है भले ही अभी पैसा ना मिला हो, भले ही किसी चीज़ का पैसा अभी ना मिला हो, या फिर कोई एक्सपेंस जो आपको करना था,
एक्सपेंस जो आपको करना था। जैसे टेलीफोन का बिल आ चुका है, मैंने अभी भरा नहीं है, टेलीफोन का बिल आ चुका है, मैंने भरा नहीं है, तो वो बोलता है बिल आ गया ना, आपकी लाइबिलिटी आ गई ना, आपको पता चल गया आपको भरना है, तो उसको लिख दो, भले ही अभी आपने नहीं भरा हो। अक्रूअल कहता है वैसे ही क्या करो, जैसे ही लाइबिलिटी अराइज हो जाती है या असेट अराइज होती है उसको रिकॉर्ड कर लो, भले ही एक्चुअल में पैसा आया ना नहीं आया, जिससे तुम्हें पता रहेगा कि अच्छा ये टेलीफोन का बिल पे करना है, इससे मैंने उधार पे लिया है, इसको देना है, इसे उधार पे मैंने सामान बेचा है, इससे पैसा लेना है। तो एक्रूअल कहता है कैश को मत देखो। एक्रूअल क्या कहता है? एक्रूअल कहता है डोंट लुक एट द कैश, आप कैश पे ध्यान मत दो, आप किस चीज़ पे ध्यान दो, कैश को भूल जाओ। ट्रांजैक्शन जिस दिन हुआ उसी दिन रिकॉर्ड कर दो। क्या करो, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ, आज ट्रांजैक्शन हुआ, आज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, उसके सेटलमेंट तक वेट मत करो। सेटलमेंट मतलब कैश आएगा कैश जाएगा तब तक वेट मत करो, आज ट्रांजैक्शन हुआ आज ही रिकॉर्ड कर दो। तो दो तरीके हैं अकाउंट्स बनाने के, एक कैश बेसिस है और एक आपका होता है अक्रूअल बेसिस। एक कैश है एक अक्रूअल है। अब यहाँ पे कैश बेसिस में फ़ायदा जा रहा है, कैश बेसिस में अगर फ़ायदा है तो क्या कर रहा है जो पर्सन है, इस साल एक साल में क्या कर रहा है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहा है। दूसरे साल में दिखा फ़ायदा मुझे एक्रूअल से मिल रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा इस बार सेल्स कम हुआ है, क्रेडिट वेडिट सेल सारे लिख लेता हूँ, इस बार सेल्स ज़्यादा दिखेगा तो लगेगा कि कंपनी ने ग्रोथ कर लिया। तो एक तरफ उसको दिख रहा है कैश, एक तरफ दिख रहा है एक्रूअल। जहाँ जब फ़ायदा मिल रहा है, इधर कैश बेसिस पे तब आ रहा है जब बहुत बहुत ज़्यादा क्या है उसके टैक्सेस पे करने को आ रहे हैं, तो उसने कुछ चीज़ें इग्नोर कर दी कैश बेसिस पे लिख के। इधर कब आ रहा है, जब दिख रहा है कि इस बार सेल्स बहुत कम हुई है, तो मैं क्या करता हूँ क्रेडिट वेडिट सारी लिख लेता हूँ ताकि लोगों को लगे कि मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो कभी कैश पे जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, अक्रूअल पे जा रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। एक अकाउंटिंग का जो भी तरीका है, आपने जो तरीका अकाउंट्स के लिए रखा है, जिस तरीके से आप अकाउंट्स बनाते हो, एक साल में जो फॉलो किया हर बार फॉलो करोगे, एक साल में जो फॉलो किया हर बार फॉलो करोगे, दिस इज़ व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी। मैम इसका मतलब कभी चेंज नहीं कर सकते? नहीं, इसका मतलब कभी चेंज नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। जब खुद गवर्नमेंट कह रही है, लॉ कह रहा है कि आपको इस चीज़ को चेंज करके इसमें आना पड़ेगा। आज तक हमारा चैरिटी वाला एक इंस्टीट्यूट है, वो अक्रूअल बेसिस पे चलता था, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया, आज से जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट होंगे, आज से जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उन्हें कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करना होगा। गवर्नमेंट ने बोल दिया तो लॉ ने बोल दिया करना पड़ेगा, लॉ ने बोला कंपलसरी करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी कहता है कि हमेशा एक जैसी अप्रोच फॉलो करो। कंसिस्टेंसी बोलता है हमेशा एक जैसी अप्रोच फॉलो करो। चेंज करना है अपने फ़ायदे के लिए मत करना, चेंज करना है अपने फ़ायदे के लिए मत करना। तब करना जब कौन बोलता है, लॉ बोलता है, या फिर तब करना जब ये बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स बताए। तब करना जब ये क्या बताएगा, बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब है सेम अप्रोच ईयर आफ्टर ईयर, सेम अप्रोच ऑफ account year after year. Can I change this? Yes, you can change this. कब? If required by law. change कर सकते हैं? Yes, change only if required by law. या फिर थर्ड इज इफ लीड टू बेटर प्रेजेंटेशन, इफ इट लीड्स टू व्हाट, इफ इट लीड्स टू बेटर प्रेजेंटेशन। ओके, सो हम लोग अभी क्या कर रहे थे, हमने अभी ये देखा कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब जो अकाउंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, अकाउंट्स प्रिपेयर करने का तरीका हमेशा सेम होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। आप चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, अगर क्या है लॉ की रिक्वायरमेंट है या फिर बेटर प्रेजेंटेशन को लीड करता है तभी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा भैया, नहीं हो पाएगा। थर्ड अजम्पशन इज अक्रूअल, जो अभी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अक्रूअल कहता है कि कब तक वेट मत करो, सेटलमेंट तक वेट मत करो,
सेटलमेंट तक वेट मत करो। जैसे ही इनकम अर्न हुई, एक्सपेंस आपके लिए देने के लिए अक्रू हुआ, वैसे ही रिकॉर्ड कर दो। मतलब सिंपल वर्ड्स में, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, उसके सेटलमेंट तक वेट मत करो। उसके सेटलमेंट तक क्या मत करो, मत करो। तो दिस आर द 3 फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ अकाउंट्स। दिस आर द 3 फंडामेंटल एजम्पशंस ऑफ अकाउंट कि गोइंग कंसर्न हमारा बिजनेस इंडेफिनिट टाइम तक चलेगा। सेकंड, कंसिस्टेंसी कि जैसा अप्रोच फॉलो कर रहे हैं हम वैसा अप्रोच फॉलो करेंगे। आगे इसमें आपको डेप्रिसिएशन नाम की चीज़ मिलेगी। डेप्रिसिएशन निकालने की 16 मेथड होती है। आप एक साल में एक मेथड कर रहे हो, दूसरे साल में दूसरी मेथड फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। एक मेथड फॉलो करो, मतलब कंसिस्टेंसी। और फिर अक्रूवल आता है कि रिकॉर्ड करो ट्रांजैक्शन एज इट अकर्स। Record transaction when it occurs. Don't wait till its settlement. ट्रांजैक्शन जब होता है उसे तब ही रिकॉर्ड करो, उसके सेटलमेंट तक वेट मत करो। उसके सेटलमेंट तक क्या मत करो, वेट मत करो। तो दिस आर द 3 फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसके बाद हम आते हैं एक्चुअली जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट हैं उनके ऊपर, और प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स क्या कहता है हम समझते हैं। बहुत लॉजिकल है वैसे तो, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स आर रियली वेरी वेरी लॉजिकल। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं अगर फाउंडेशन बोले तो भी क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम 11th क्लास वालों की बात करें तो 11th क्लास वालों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन करना आता है, और कुछ MCQ एक आध आ सकते हैं। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है समझना। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये हम हैं, ये कौन है, हम हैं, ठीक है, ये हैं हम। ये इसका नाम दे देते हैं मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर एक्स को बिज़नेस स्टार्ट करना था, मिस्टर एक्स को क्या करना था, बिज़नेस स्टार्ट करना था। तो ये झोले में भर कर लाए क्या, रुपए। ये इन्होंने क्या किया, अपने बैग में रुपए भर के लाए। और ये क्या करते हैं, जो भी बिज़नेस ये स्टार्ट कर रहे हैं, ये रहा इनका बिज़नेस, एक्स एंड एसोसिएट के नाम से, ठीक है। एक्स एंड एसोसिएट के नाम से ये रहा इनका बिजनेस। एक्स एंड एसोसिएट्स के नाम से ये रहा इनका क्या, बिजनेस, ठीक है। ये इनका मॉल वगैरह हो गया। अब इन्होंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लगाए, रुपए लगाए। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लगाए, रुपए लगाए। और हम अभी ही जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने किया था, द मनी इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू स्टार्ट द बिजनेस, मनी इन्वेस्टेड इन ऑर्डर टू स्टार्ट द बिजनेस इज कैपिटल। मनी इन्वेस्टेड इन ऑर्डर टू स्टार्ट द बिजनेस इज कैपिटल। कैपिटल आपने अपने बिजनेस में लगा दी, कैपिटल आपने बिजनेस में लगा दी। हम अपने एग्जाम्पल में क्या लेते हैं कि सपोज़ मैंने कितना कैपिटल लगाया, मैंने लगाया 10 लाख रुपीज़। सपोज़ मैंने मेरे बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया, 10 लाख इन्वेस्ट किया। सपोज़ मैंने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया, 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया। अब इनकी सोच, ये क्या सोच रहे हैं, सोचो। 10 लाख रुपए आज अगर हम हमारे बिज़नेस में लगाएंगे तो क्या सोचेंगे, चल अपना ही बिज़नेस है, 10 लाख लगाए, क्या है, ठीक है, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, आप क्या सोचोगे, 10 लाख लगाया है, एनी हाउ 10 लाख रुपए तो वापस इस बिज़नेस से कमाने होंगे, भले ही प्रॉफिट ना हो, कम से कम मुझे क्या करना है, मेरे को 10 लाख रुपए खुद को कमा के वापस देने। समझना, फिर से समझना, ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैंने मेरे बिजनेस में क्या किया, ये 10 लाख रुपीज़ लगा दिए, ठीक है, गए बिजनेस में चले गए। अब मेरी सोच क्या है, मैं बोलूँगी कैसे भी कम से कम 10 लाख रुपीज़ मुझे इस बिज़नेस से वापस चाहिए, भले ही ज़्यादा ना मिले पर 10 तो मिलना चाहिए, ताकि मेरे को प्रॉफिट नहीं हो तो लॉस भी नहीं होना चाहिए। तो ये सोच क्या है, तुम क्या बोल रहे हो, हमें खुद को 10 लाख रुपीज़ कमा के देना है, मुझे खुद को रीपेमेंट करना है 10 लाख रुपीज़ का। और रीपेमेंट तो हम वहाँ करते हैं जहाँ हम लोन लेते हैं, रीपेमेंट तो हमने वहाँ सीखा है जहाँ हम लोन लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं मैंने जो पैसा मेरे बिजनेस में लगाया, मुझे उसमें से 10 लाख रुपीज़ वापस लेने हैं, अपने आप को 10 लाख रुपए कमा के वापस देने हैं। इसका मतलब मेरा ये जो बिज़नेस है मेरे ही पैसे को उधार की तरह ही मान के चल रहा है कि भाई 10 लाख लगाए हैं तो 10 लाख रुपए वापस इसको देने भी पड़ेंगे। मतलब अपना ही बिज़नेस अपने को क्या मान रहा है, एज अ क्रेडिटर। वो क्या मान रहा है कि मैं उसका क्रेडिटर हूँ। मैम क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर मतलब जिनसे आप उधार लेते हो, जिनसे आपने उधार लिया, उनको जो वो लोग जो होते हैं उनका एक कॉमन नाउन है क्रेडिटर। जिन लोगों से मैंने उधार ले के रखा है वो सब मेरे क्रेडिटर हैं, और जिन लोगों से मुझे पैसा लेना है, मतलब जिनको मैंने उधार दिया है, वो सब मेरे डेटर है। देने वाले डेटर, लेने वाले क्रेडिटर। जिन्हें मुझे पैसा देना है वो मेरे क्रेडिटर है, और जिनसे मुझे पैसे लेना है वो मेरे डेटर है। मतलब मेरा बिजनेस मेरे ही 10 लाख को क्रेडिट की तरह मान के चल रहा है। मतलब अपना ही लगाया हुआ पैसा इस बिज़नेस में, जब इस बिज़नेस में क्या बनेगा, अकाउंट्स बन रहे होंगे, उसे लाइबिलिटी मान के चलेगा। क्या मान के चलेगा? लाइबिलिटी मान के चलेगा। इसका मतलब खुद को ही दिया हुआ पैसा खुद के लिए ही लाइबिलिटी बन गया। मैंने खुद को ही पैसा दिया, मैंने खुद को मेरे बिजनेस को पैसा दिया, मेरा ही पैसा मेरे लिए लाइबिलिटी बन गया। तो सेपरेट एंटिटी का एक टर्म लाइन है, तुम अलग, तुम्हारा बिजनेस अलग। तुम अलग हो हमारे लिए, तुम्हारा बिजनेस अलग है। मतलब मैं तुम्हें तुम्हारी तरह ट्रीट नहीं कर रहा, तुमने पैसा दिया है पर तुम्हें ही मैं लौटा के दूंगा। मतलब तुमको अलग मानता हूँ मैं, और तुम्हारे बिजनेस को एक अलग एंटिटी मानता हूँ। तो मतलब अगर तुमने तुम्हारे ही बिजनेस को पैसा दिया तो मतलब तुमने किसी और को दिया है। तुम ये मत समझो कि अपने ही बिज़नेस में पैसा लगाए तो कुछ भी नहीं, तुमने तुम्हारे ही बिज़नेस को पैसा लगाया तो मानो तुम 2 अलग अलग लोग हो, तुम 2 अलग अलग पर्सन हो। इसका मतलब ये जो पैसा तुमने लगाया ये इसके लिए लाइबिलिटी है, ये इसके लिए क्या है, लाइबिलिटी है, और ये तुम्हें वो लाइबिलिटी चुका के देगा। मतलब तुम्हें 10 लाख रुपए वापस देगा। तो वही बात हो गई। सेपरेट एंटिटी बोलता है तुम अलग, तुम्हारा बिजनेस अलग। यू आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम योर बिजनेस, दैट इज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। और यही रीज़न है हमारा सेपरेट एंटिटी ही रीज़न है जिसके कारण ये कैपिटल का जो नेचर है, कैपिटल का नेचर असेट नहीं लाइबिलिटी है। ऑल्दो मेरा ही पैसा है, लेकिन मेरा ही पैसा मेरे बिजनेस में लाइबिलिटी की तरह है, ड्यू टू दिस सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ड्यू टू दिस व्हाट? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। मेरा ही पैसा मेरे बिजनेस में लाइबिलिटी की तरह ट्रीट हो रहा है, दैट इज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो आई होप दिस फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच क्लियर। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। इसे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इसको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इसको सेपरेट एंटिटी, बिजनेस एंटिटी या एंटिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल भी यही है। मतलब तीनों एक ही है कि तुम अलग हो और तुम्हारा ही बिजनेस हमारे लिए अलग पर्सन है। तुम जब अपना ही पैसा अपने बिजनेस में लगाओगे तो that will be treated as liability for your business. So this was the first principle related to accounts. This was the first principle that is related to accounts. Now moving towards next, that is money measurement principle. So this was first separate entity कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये फर्स्ट हुआ। नाउ सेकेंड, आई होप थिंग्स आर क्लियर। आई एम नॉट इन्वेस्टिंग द टाइम हेयर टू
मेक नोट्स फॉर यू, यहाँ पे मतलब आपको नोट्स वोट्स बनवाने में मैं अभी टाइम नहीं लगा रही हूँ. व्हाट यू हैव टू डू, समझो, अपनी बुक से रीड करो, एवरीथिंग यू विल गेट, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, एंड देन मेक योर नोट्स. ओके, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट किया. अब सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के बाद हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. सेकेंड, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. अब ये मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कुछ कुछ ऐसा मनी से तो रिलेटेड है मैम, ऑब्वियसली. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस में, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, आप उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो. बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, आप उन ट्रांजैक्शंस को क्या करो, रिकॉर्ड करो. लेकिन कैसे रिकॉर्ड करो? इन मॉनेटरी टर्म्स. बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, सारे ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करना होगा. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मतलब ये, मैं डायरेक्टली ये नहीं लिख सकती सपोज. ये कॉन्सेप्ट इतना सा बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रहा है उसको पैसे के टर्म्स में लिखो. पैसे के टर्म्स में लिखो मतलब मैम, मतलब ये सपोज़ करो ये लैपटॉप है, मैं लैपटॉप लेने गई, मेरे पास एक पुराना लैपटॉप पड़ा था, नया लेने गई, पुराना दिया और नया ख़रीद लिया. एक्सचेंज है यहाँ पे, यहाँ क्या है, एक्सचेंज है. तो मेरा क्या है, यहाँ पे पुराना लैपटॉप है, मैंने दिया, नया लैपटॉप मैंने लिया, पुराना लैपटॉप दिया, नया लैपटॉप मैंने लिया. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा मैंने दिया, लेकिन वो बोल रहा है वो जो पुराना लैपटॉप आपने दिया ना, आप ऐसा नहीं लिख सकते कि हमने पुराना लैपटॉप दिया और 10,000 रुपये अलग से दिए. उस पुराने लैपटॉप को भी ये देखो कि पैसे में कितना कन्वर्ट कर सकते हो आप. मतलब वो पुराना लैपटॉप अगर मैं कहीं बेचती तो 10,000 का बिक जाता वो भी, तो मतलब 10,000 का वो और 10,000 मैंने क्या दिए, 20,000 रुपये दे के मैंने नया लैपटॉप लिया. यहाँ क्रक्स क्या है, कोई भी चीज़, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर अकाउंट्स में लिखा जाएगा तो मॉनेटरी टर्म्स में लिखा जाएगा. कोई भी ट्रांजैक्शन अगर अकाउंट्स में लिखा जाएगा तो मॉनेटरी टर्म्स में लिखा जाएगा. दैट इज़ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, वही आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है. कोई भी ट्रांजैक्शन लिखो, मनी मेजरमेंट में लिखो. कोई भी ट्रांजैक्शन है अगर मनी में मेज़र कर सकते हो लिखो. मेरे यहाँ पे 4 लोग काम करते हैं, मेरे बिजनेस में 4 लोग काम करते हैं, तो मैं क्या लिखूँ, ABC. एक का नाम अनिल है, एक का नाम सोहन है, एक का नाम मोहन है, एक का नाम रोहन है. तो क्या अकाउंट्स में ये लिख दूँ, सोहन मोहन रोहन मेरी एसेट है? इंसानों को मैं एसेट की तरह लिख सकती हूँ? नहीं. पर उनको मैं उनके काम के लिए क्या पे कर रही हूँ, सैलरी पे कर रही हूँ. मतलब उनका काम नहीं लिख रही हूँ मैं अकाउंट्स में, उसका मॉनिटरी क्या कर रही हूँ मैं, कन्वर्जन कर रही हूँ कि इस काम के मैं इतने पैसे दे रही हूँ, तो मनी के फॉर्म में मैं पूरी अकाउंटिंग कर रही हूँ. आई एम डूइंग द अकाउंटिंग इन फॉर्म ऑफ मनी. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहता है हर चीज़ अकाउंट्स में मनी के टर्म्स में लिखी जाएगी. एज इट इज़ असेट नहीं लिखोगे, उसको मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखोगे कि कोई चीज़ है, ये चेयर है बिजनेस में, तो चेयर का क्या प्राइस है, चेयर नहीं लिखाएगा, वहाँ पे लिखाएगा उसका पैसा कितना है, उसके आगे उसको मनी में मेज़र करा हुआ होना चाहिए, उसके आगे उसको मनी मेज़र करा होना चाहिए. तो दिस इज़ व्हाट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. अभी तक क्या किया, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस किए. अब 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या था, एक गोइंग कंसर्न कि मेरा बिजनेस इनडेफिनेट लाइफ टाइम तक चलेगा. सेकेंड मेरा क्या था, सेकेंड मेरा था कंसिस्टेंसी था कि एक ही जो अप्रोच फॉलो कर रहे हो अकाउंट्स के लिए वही बार बार फॉलो करो. थर्ड था अक्रूअल. अक्रूअल क्या कहता है, अक्रूअल सिंपल सी बात करता है सेटलमेंट तक वेट मत करो, ट्रांजैक्शन जैसे ही हो रहा है वैसे ही रिकॉर्ड कर दो. फिर आते हैं हम हमारे प्रिंसिपल्स पे, जिसमें सबसे पहला था सेपरेट एंटिटी, कि तुम अलग तुम्हारा बिजनेस अलग, दोनों को अलग अलग पर्सन की तरह हम ट्रीट करेंगे. फिर आता है मनी मेजरमेंट की हर चीज़ अकाउंट्स में लिखी जाती है वो मॉनिटरी टर्म्स में लिखी जाती है. हर चीज़ जो अकाउंट्स में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, हम मॉनिटरी टर्म्स में लिखते हैं. अब एक और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं हम आज के लिए, फिर बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे. हमारा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट. मैम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट का मतलब, इसको पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं.
इसमें ऐसा बोला है, आप जब अकाउंट्स बना रहे हो ना, अकाउंट्स बनाने का एक डेफिनेट टाइम बना लो, मतलब कि हम इतने से इतने महीने का अकाउंटिंग करेंगे, इतने से इतने महीने का अकाउंट्स चलेगा हमारा। मतलब ऐसा नहीं कि आज बिज़नेस स्टार्ट किया है, मैं सोच रही हूँ कम से कम ये वाली ब्रांच हमें 3 साल चलानी होगी, तो 3 साल बाद हम इसके पूरे अकाउंट्स बनाएंगे। नहीं, 3 साल का एक साथ अकाउंट बनाएंगे, नहीं। वो बोल रहा है एक छोटे छोटे पीरियड्स में आप अकाउंटिंग को डिवाइड कर लो, उसके बाद अकाउंटिंग करो, ताकि पता चलता रहे कि 1 साल हो गया इतना कमाया, अगले साल इतना कमाया। इसलिए जनरली अकाउंट्स 12 महीने के बनते हैं। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि शॉर्ट टर्म में आप क्या करो, कुछ पर्टिकुलर पीरियड्स में क्या करो, आप डिवाइड कर लो अपने अकाउंटिंग टर्म्स को, कि मुझे अकाउंट्स जो बनाना है, मुझे जो लेखा जोखा करना है, मुझे जो बही खाता बनाना है, वो एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए बनाना है। और वो जो पर्टिकुलर टेन्योर है बहुत लंबा मत रखना, 5 साल का एक साथ नहीं, 10 साल का एक साथ नहीं, छोटे छोटे टर्म्स में डिवाइड कर लो। तो 9 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, तो जनरली फॉलोड क्या है, 12 मंथ्स। 12 मंथ्स का हम टेन्योर रखते हैं कि हमारा अकाउंट कितने का बन रहा है, 12-12 महीने का बनता जा रहा है। हमारा अकाउंट्स कितने का बन रहा है, 12 मंथ्स का बनता है। तो पीरियोडिसिटी बोलता है कि आपको पीरियड वाइज डिवाइड करने होंगे अपने अकाउंट्स। और अगर आप बोल रहे 12 महीने, तो 12 महीने में होने वाले सारे खर्चे उसी में लिखो, 12 महीने में होने वाली सारी इनकम उन्हीं टेन्योर में लिखनी होगी। मतलब इसका बहुत अच्छा है कि वो बोल रहा है कि अगर आप 12 मंथ्स का टाइम रख रहे हो, यस 12 मंथ, सपोज मेरा 12 मंथ चालू हुआ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चालू हुआ, तो इस 12 महीने में होने वाले जितने एक्सपेंस है, इस 12 में होने वाले जितने इनकम है, वो सब रिकॉर्ड करो, वो सारी की सारी रिकॉर्ड करो। ऐसा नहीं कि जो इसके बाद होने वाली है वो भी यहाँ कर ली, नहीं, जो इससे पहले की है वो यहाँ कर ली, नहीं, जो एग्जैक्ट इसके बीच में आ रही है वो सारी इनकम, वो सारे एक्सपेंस आपको रिकॉर्ड करने होंगे। इसे हम अभी आगे और लिंक करेंगे अक्रूवल के साथ, कैश बेसिस के साथ भी, जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। बस यहाँ पे अभी इतना समझ लो, यहाँ सिर्फ इतना समझ लो कि पीरियोडिसिटी बोलता है कि पीरियड्स में डिवाइड कर लो अपने अकाउंट्स को। कर लिया, एक बार आपने पीरियड्स में डिवाइड कर लिया, तो उस पीरियड के बीच में जितने एक्सपेंस है, उस पीरियड के बीच में जितनी इनकम है, सब रिकॉर्ड करना है, सब रिकॉर्ड करना है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो यहाँ तक हमने कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स करे हैं। अभी हमारे कम से कम 5 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और बचे। ड्यूअल एंटिटी कॉन्सेप्ट बचा है हमारा, मटेरियलिटी बचा है, फुल डिस्क्लोजर बचा है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन बचा है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट बचा है। तो ये कुछ हमारे 4 से 5 कंजर्वेटिज्म का एक कॉन्सेप्ट है जो नेक्स्ट वीडियो में 30 मिनट्स में आपके कवर हो जाएंगे। तो वो हमारे बचे हैं। अभी तक अगर कोई डाउट है तो आपको पूछना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, बहुत अच्छा लगा शेयर करो, क्योंकि जितने भी यहाँ मैं वीडियोस डालूंगी, नियर अबाउट आपके 40 वीडियोस होंगे, 40 to 50 ओनली फॉर क्लास 11th, जिसमें सारे के सारे सिर्फ कॉन्सेप्ट होंगे। और आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। जो बच्चे नहीं समझ पाए, छूट गया, जो भी हुआ है, जिन लोग को मॉनिटरीली दिक्कत है अच्छी क्लासेस जाने में, तो दे कैन यूज़ दिस क्लासेस फॉर utmost benefit of themselves. If you want personal classes also, you can contact us. हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे, तो you will get the online classes also. So just do one thing, take the maximum benefit. Take the maximum benefit. तो यहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट्स 5 पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे कंटिन्यू करके बाकी के सारे कॉन्सेप्ट्स ख़त्म करेंगे। तो यहाँ हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का चैप्टर एंड होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो बेस है अकाउंट्स का, जिससे हमें पता चलता है किस चीज़ को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। वहाँ से हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट होते हैं। ओके, तो चलो अभी इतना ही, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। और अच्छा लगे वीडियो तो बिल्कुल लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।